हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की जा रही लाइव कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की लाइव कक्षा जो है वो है कक्षा 9वीं के जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो आज की कक्षा शुरू करने से पूर्व आप सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आज आप इस कक्षा से जुड़ रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो कक्षाएं हैं उनकी जो सूचना है वो आपको अनवरत रूप से मिलती रहे। और इसके साथ साथ आप इसे अपने साथियों के साथ शेयर करना भी न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की इस कक्षा में सबसे पहले हम बात करेंगे इस पाठ का जो जिसको कह सकते हैं सारांश, वो क्या है, किसके बारे में ये पाठ है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके पश्चात जो पाठ आधारित प्रश्नोत्तर हैं उनकी चर्चा की जाएगी और अंत में जो इस पाठ पर आधारित MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वन वर्ड आंसर जो आपको इसके देने हैं, उसमें आप तैयार रहिएगा। इस पाठ को बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि आप उनके उत्तर दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। सांवले सपनों की याद पाठ, या इसको हम अगर संस्मरण कहें तो ये जो संस्मरण है इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। लेखक के द्वारा इसे सन 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद उनकी याद में डायरी शैली में लिखा गया था। यानी कि जो इस पाठ को लिखने की शैली है वो क्या है, वो डायरी शैली रही है। और इस पाठ को लेखक ने जाबिर हुसैन ने कब लिखा था, जब उनकी जो सालिम अली की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने इस पाठ को या इस संस्मरण को लिखा था। और इसे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करने का उद्देश्य क्या है, ताकि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो प्रसिद्ध जो पक्षी विज्ञानी रहे हैं सालिम अली, उनके बारे में जान सके। और इसके साथ साथ जो इसका एक अन्य उद्देश्य है जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करने का, यह भी है कि मनुष्य होने के नाते हमें पर्यावरण और अन्य जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील होना ज़रूरी है। तो ये जो पाठ है ये डायरी शैली में लिखा गया पाठ है और सालिम अली की मौत से उत्पन्न हुआ दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। यानी कि ये जो पाठ लिखा गया है, इस पाठ को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था कि जो लेखक है वो सालिम अली की मौत के पश्चात उनके दुख में और उनके अवसाद में बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने इसको शीर्षक दिया सांवले सपनों की याद और ये संस्मरण लिखा। आगे लेखक मृत्यु को प्राप्त पक्षी विज्ञानी सालिम अली के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि वे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर मौत की खामोश वादी की ओर चले गए हैं। यानी कि यहाँ पर लेखक ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जितना प्रेम और जिस प्रकार का एक नैसर्गिक संबंध जो है सालिम अली का पक्षियों को के साथ था, जिस प्रकार की संवेदनाएं उनकी पक्षियों के प्रति थी, उसको देखकर ऐसा लगता है कि उनकी सहज और एक सामान्य मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि वे किसी सुनहरे परिंदे के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर मौत की खामोश घाटी यानी वादी की ओर चले गए हैं। ये संभव ही नहीं है कि उसे कोई रोक ले। भीड़ भाड़ वाले जीवन और तनाव के वातावरण से सालिम अली का यह अंतिम विदाई समय है। यानी कि ये जो समय है ये उनकी अंतिम विदाई का है। मैं उन्हें जाते हुए देख रहा हूँ और उनका जाना ऐसा लग रहा है जैसे इस भीड़ भाड़ वाली जो दुनिया है, तनाव का जो वातावरण है, इस संसार को छोड़कर वो असीम शांति की ओर जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में शामिल हो रहे हैं जो जीवन के अंतिम गीत गाने के बाद मौत को गले लगा रहा हो। यानी कि उनका मृत्यु को प्राप्त होना किस प्रकार लग रहा है कि जैसे वो स्वयं एक पक्षी की भांति हैं और वो प्रकृति में ही शामिल हो रहे हैं अपने अंतिम गीत को गाने के बाद। लेखक कहते हैं, सालिम अली ने कभी कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, ये लोगों की भूल है। यानी कि लोगों को
पक्षियों को पक्षियों की नज़र से ही देखना चाहिए। लोग आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। मानव प्रकृति की सारी चीज़ें प्रकृति की नज़र से नहीं बल्कि आदमी की नज़र से देखने को उत्साहित रहता है। ये सबसे बड़ी कमी जो है ये मनुष्य की है। इसीलिए वो पर्यावरण, इसीलिए वो प्रकृति, इसीलिए वो पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाता, क्योंकि उनको देखने का जो नज़रिया है वो मनुष्य का क्या है, मनुष्य का नज़रिया रखता है, यानी कि एक भौतिकतावादी नज़रिया रखता है, उसके प्रति संवेदनशील नज़रिया नहीं रखता। सांवले सपनों की याद पाठ में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र खींचा गया है। लेखक कहते हैं कि सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हजूम सवार रहता है और वह पक्षी मौत की खामोश वादी की ओर बढ़ रहा है। इस झुंड में सबसे आगे कौन चल रहे हैं? इस झुंड में सबसे आगे चल रहे हैं सालिम अली। वे सैलानियों की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े हैं। यानी कि वो अंतहीन यात्रा कौन सी है? वो अंतहीन यात्रा है मृत्यु की यात्रा। इस बार का सफर उनका अंतिम सफर है। इस बार उन्हें कोई भी वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि वे अब एक पक्षी की तरह मौत की गोद में जा बसे हैं। सालिम अली इस बात से बहुत ही दुखी थे और नाराज थे कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह देखते हैं, लोग पहाड़ों, झरनों और जंगलों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं। यह गलत है, क्योंकि कोई भी आदमी पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता है। ये क्यों है? क्योंकि आज मनुष्य के ऊपर भौतिकतावाद का जो है वो नकाब है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसको प्रकृति और पक्षियों के प्रति कोई संवेदना ही नजर नहीं आती। लेखक कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने मालूम नहीं कब रास लीला की थी, कब ग्वाल बालों के साथ खेल खेले थे, कब मक्खन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन विहार किया था। किंतु आज जब हम इस यमुना के काले पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी खत्म नहीं हो सकता। यानी कि जो वृंदावन से कृष्ण का संपर्क टूटे तो पता नहीं कितना समय हो चुका है। लेकिन अगर ध्यान पूर्वक देखा जाए, अगर महसूस करने का अनुभव मनुष्य अपने अंदर ले आए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आज भी यमुना नदी के किनारे उसको उस वातावरण में कृष्ण की बांसुरी का संगीत सुनाई ना दे। यानी कि आज भी कृष्ण भगवान की उस रासलीला के वातावरण को, उनके ग्वाल बाल के खेलों को, उनके उस प्रभाव को आज भी अनुभव किया जा सकता है, बशर्ते अगर उनके प्रति संवेदना जागृत की जा सके। सालिम अली ने बहुत भ्रमण किया था तथा उनकी उम्र 100 वर्ष की हो रही थी। अतः उनका शरीर क्या हो गया था? दुर्बल हो गया था, कमजोर हो गया था। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है कि जो सालिम अली थी उनकी काया कैसी थी? तो उनकी दुर्बल काया थी, यानी कि कमजोर थी। मुख्यतः वे यात्रा करते करते बहुत थक चुके थे, परंतु इस उम्र में भी उनके भीतर पक्षियों को खोजने का जुनून सवार रहता था। दूरबीन उनकी आंखों पर या गर्दन में पड़ी रहती थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। कई बार परीक्षा में ये पूछी जाती रही है कि उनके गले में क्या पड़ा रहता था या क्या लटका रहता था। तो उनके गले में दूरबीन जो थी वो हमेशा पड़ी रहती थी या उनकी आंखों के ऊपर दूरबीन चढ़ी रहती थी। और इसके बाद उनकी नज़र दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था। ये उनकी संवेदनशीलता ही थी सालिम अली की, कि उनको आकाश में पक्षियों की एक बहुत ही सुंदर और हंसती खेलती दुनिया दिखाई देती थी। इस सुंदर रहस्यमय दुनिया को उन्होंने बहुत ही परिश्रम से बनाया था। ये उनकी अपनी कल्पना का संसार था जिसे सालिम अली ने खुद रचा था। इसके बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। तो उनकी पत्नी का, जो सालिम अली की पत्नी है, उनका नाम क्या था? तहमीना। और इसके पश्चात सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे। कौन सी साइलेंट वैली कहाँ पे है? वो केरल में है। और उसे कहाँ से बचाना चाहते थे? वो रेगिस्तान के झोंकों से। यानी कि रेगिस्तान का जो बढ़ावा, जो प्रसार हो रहा था, तो उसको बचाना चाहते थे। किसके लिए बचाना चाहते थे? ताकि वहां पर पक्षियों का बचाव हो सके, पक्षियों का संरक्षण हो सके। इसलिए वे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले।
चौधरी चरण सिंह गांव में जन्म में हुए व्यक्ति थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अतः वे सालिम अली की पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो गए थे। यानी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने पर्यावरण के संबंध में सालिम अली की भावना को उनके मुखारबिंद से सुना, तो बड़े भावुक हो गए कि ये व्यक्ति कितना पर्यावरण को लेकर संवेदनशील है। आज ये दोनों व्यक्तित्व नहीं है, ना तो वो अपनी संवेदनाओं के माध्यम से अपनी बात रखने वाला यानी कि सालिम अली भी मौजूद नहीं है और चौधरी चरण सिंह भी मौजूद नहीं है जो पर्यावरण के प्रति उस प्रकार की संवेदना रख सके। अब देखते हैं कि हिमालय के घने जंगलों में बर्फ से ढकी चोटियां तथा लेह लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है। यानी कि आज कौन है जो उस ढंग से, उस संवेदनात्मक तरीके से अपनी भावना को अभिव्यक्त कर सके, और दूसरा ऐसा कौन होगा जो उस संवेदना को अनुभव कर सके। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। लेखक को याद है कि डी.एच. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा, डी.एच. लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था, फ्रीडा लॉरेंस, से अपने पति के बारे में लिखने के लिए कहा, तो उनकी पत्नी ने ये जवाब दिया कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। मुझसे ज्यादा तो उनके बारे में छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। यानी कि मैं इतना लॉरेंस के बारे में नहीं जानती जितनी छत के ऊपर बैठी गौरैया उनके बारे में जानती है। बचपन में अन्य बच्चों के समान सालिम अली अपनी एयर गन से खेल रहे थे। खेलते समय उनकी एयर गन से एक चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी। उसी दिन से सालिम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया का भाव जाग गया। उस घटना ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। उनके मन में पक्षियों के प्रति संवेदना, पक्षियों के प्रति संरक्षण का भाव, पक्षियों के प्रति प्रेम भाव जगा दिया और वे पक्षियों की खोज और उनकी रक्षा के उपायों में लग गए। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े और कठिन से कठिन कार्य भी किए। इस प्रकार सालिम अली ने अपना पूरा जीवन जो था वो कहाँ पर लगा दिया, वो पक्षियों के संरक्षण में, पक्षियों की खोज में और पक्षियों को पालने में लगा दिया। ये इस पाठ के जो सारांश के बाद हम ये पाते हैं कि सालिम अली की जो संवेदना थी वो पक्षियों को लेकर, पर्यावरण को लेकर, वो बहुत ही भावुक इंसान थे, समर्पित इंसान थे। एक छोटी सी घटना जो एयरगन से एक चिड़िया के घायल होकर गिरने की जो घटना है, उन्होंने किस प्रकार उनके जीवन की दिशा को बदला, ये इस पाठ का केंद्र बिंदु है। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं सांवले सपनों की याद के जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो अभी हमने बात की थी जैसे कि बचपन में एक बार मामा की दी हुई एयरगन से सालिम अली ने एक गौरैया का शिकार किया। मामा से गौरैया के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए तो मामा ने उन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS के वहाँ पे भ्रमण करने के लिए कहा, वहाँ जाने के लिए कहा। BNHS से इन्हें गौरैया की पूरी जानकारी मिली। उसी समय से सालिम अली के मन में पक्षियों के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता जगी कि उन्होंने पक्षी विज्ञान को ही अपना करियर बना लिया। यानी कि पूरा का पूरा जीवन जो था वो पक्षियों को समर्पित कर दिया। आगे प्रश्न संख्या 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई। तो एक दिन सालिम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहां का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम होगी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो थे वो जमीन से जुड़े हुए आदमी थे, गांव से संबंधित आदमी थे। तो इस प्रकार जब उन्होंने सालिम अली के वक्तव्य को सुना, उनकी बात को सुना, तो उनकी आंखें क्या हो गई, नम हो गई। इसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो लॉरेंस का जो व्यक्तित्व था बिल्कुल साधारण था, इतना खुला खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गौरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती है, वो उनके बारे में मुझसे अधिक जानती है।
इसके पश्चात प्रश्न संख्या जो 4 है उसके 3 भाग हैं, जिसमें आपको आशय स्पष्ट करना है कि इन पंक्तियों का क्या आशय है। तो पहला प्रश्न है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कौन बन गए थे? वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था, प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह सुलझा हुआ और सरल था। तो वो किसके लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पे? सालिम अली के लिए। कि जिस प्रकार लॉरेंस का जो जीवन था वो सरल था, सीधा था, सहज था, प्रकृति से जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार किसका जीवन था? सालिम अली का था। उसके पश्चात अगली पंक्ति है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो ये किसके बारे में बात की गई है? जब सालिम अली की मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ पहले हम अगली पंक्ति को ले लेते हैं, फिर इसके आशय को हम स्पष्ट करेंगे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इसके पश्चात इसकी जो इस पंक्तियों का जो अर्थ है कि यह लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई भी जीवित नहीं कर सकता। जब सालिम अली की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के अवसर पर लेखक ये बात कहते हैं कि जो कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों के गीत नहीं गा सकेगा। तो यहाँ पक्षी का संबोधन देते हुए, उसका प्रतीक देते हुए किसकी मृत्यु की बात की जा रही है? सालिम अली की मृत्यु की बात की जा रही है कि हम चाहें भी तो भी कुछ भी कर लें, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, हम उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते। यानी कि एक बार मृत्यु हो जाने के पश्चात उसको वापस बुला पाना संभव नहीं है। ये दुख और प्रमाद था जो वो किसके प्रति था? सालिम अली के प्रति था, जाबिर हुसैन का। उनको उन्होंने कहा कि वो इस जीवन या संसार के अंदर एक टापू की तरह नहीं बल्कि एक अथाह सागर बनकर उभरे। तो टापू बंधन का प्रतीक है, सीमा का प्रतीक है, लेकिन सागर की कोई सीमा नहीं होती है। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते रहे। उनके खोज की कोई भी अंतिम सीमा नहीं थी, इसलिए उनको किसका प्रतीक माना है? सागर का प्रतीक माना है। और प्रश्न संख्या 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषता बताइए। तो ये जो जाबिर हुसैन ने ये पाठ या ये संस्मरण जो लिखा है, इसकी शैली चित्रात्मक है। शैली चित्रात्मक का अर्थ है कि इसके अंदर उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया है, इस प्रकार से उन्होंने लिखा है कि हमारे सामने जो सालिम अली है उनका एक चित्र बन जाता है। शब्दों के माध्यम से चित्र उकेरने का प्रयास किया है और पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू और कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो भाषा मिश्रित है, यानी कि इसमें विदेशी भाषाओं की शब्दावली भी है और हिंदी की शब्दावली भी है। इनकी भाषा अत्यंत सरल और सहज है। अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन दी है उसमें अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया, जो वर्णन किया है उसमें अभिव्यक्ति प्राधान्य शैली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 जो है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है, यानी कि सालिम अली के बारे में जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो सालिम अली को प्रकृति प्रेमी के रूप में और एक विचारशाली व्यक्ति के रूप में यहाँ पे उद्धृत किया गया है। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। उनका जीवन काफी रोमांचकारी था और उनका स्वभाव भ्रमणशील था, यानी सारा जीवन मृत्यु के अंतिम क्षणों तक वो भ्रमण करते रहे और पक्षियों को खोजते रहे, उनके संरक्षण के लिए प्रयास करते रहे। कभी भी किसी ना किसी वक्त वे पक्षियों के बारे में पता करने के लिए निकल जाते थे, यानी कि ना तो वो समय देखते थे, ना कोई भी स्थिति का उनको ध्यान नहीं था, केवल वो पक्षियों के बारे में जिज्ञासा रखते हुए उनकी खोज में निकलते रहते थे। और प्रश्न संख्या 7 है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। इस संस्मरण का जो नाम रखा गया है वो उसको शीर्षक दिया गया है सांवले सपनों की याद। तो ऐसा क्यों किया गया है? तो यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। और इसके बाद इस पाठ को पढ़ते हुए इसका शीर्षक सांवले सपनों की याद अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है। लेखक का मन अपने मित्र से बिछुड़कर दुखी हो गया है, अतः वह उनकी यादों को अपने जीवन के बिताने का सहारा बना लेते हैं। यानी कि उनकी जो यादें हैं सालिम अली की, उनको वो सांवले सपने का प्रतीक मानते हैं
कि मेरे जीवन में वो सांवले सपने की तरह हैं, और ये उनकी याद में ये संस्मरण लिखा गया है। तो इसका जो शीर्षक है वो बड़ा सार्थक है, प्रतीकात्मक है। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? तो ये जो प्रश्न है ये आपकी कल्पना शक्ति के ऊपर जुड़ा हुआ है, आपकी रचनात्मकता के ऊपर जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आपको अगर कहा जाए कि पर्यावरण को संरक्षित करना है तो आप किस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षण करने में सहयोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रयास है कि वायु को शुद्ध रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास का स्थान साफ सुथरा रहे, इसके लिए कूड़ेदान का प्रयोग किया जाए। जल को प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, और तेज हवा को रोककर हमें ध्वनि प्रदूषण होने से रोक सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। आप अपनी कल्पना से इसके अंदर अगर आप कुछ और जोड़ना चाहें तो वो भी जोड़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी जो चर्चा की है वो पाठ के सारांश की चर्चा की, और पाठ आधारित जो मुख्य प्रश्न थे हमने उनकी बात की है। तो आशा है कि आपको ये पाठ का जो सारांश है, जो इसका विषय वस्तु है, वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी, और प्रश्न भी आप तक हमने उस ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि आप सरलता से उसको समझ पाएं। तो इसके बारे में अगर आपकी कोई और जिज्ञासा रह जाती है तो आप अपने जो कक्षा के अध्यापक हैं, जो आपके विषय अध्यापक हैं हिंदी के, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको पूरा सहयोग करेंगे। और हिंदी संक्रांति मंच प्रयास करता है, आ रहा है और आगे भी करता रहेगा, ताकि हम आपको ऐसी सामग्री पहुंचाते रहें जिससे आपको अध्ययन में सहायता मिले, पढ़ने में सहायता मिले। तो अब इस पाठ का जो हमने सारांश और प्रश्न उत्तर चर्चा की, उसी के आधार पर जो मुख्य बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, जो एमसीक्यू, जो आपको इस बार परीक्षाओं में अधिक संख्या में यानी कि अधिक अंकों के आएंगे, लगभग 40 अंकों के जो प्रश्न है वो आपको एमसीक्यू पूछे जाने हैं पूरे पाठ्यक्रम में से। तो उसी आधार पर हमने वो लघुत्तरीय जो प्रश्न है, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको यहाँ पे संकलित किया है, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। सबसे पहले हम आपके सामने 10 प्रश्न रखेंगे, और इस दौरान हम साथ में 10 सेकंड का एक प्रश्न के लिए गैप देंगे। तो आप उन प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए, नोट करते हुए, फटाफट से चैट सेक्शन में जाते हुए आप उनका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। देखते हैं कि आपको वो प्रश्न कहाँ तक याद हैं, आपकी स्मृति में कहाँ तक हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं, सालिम अली कौन से विज्ञानी थे? आपने फटाफट इसका जो है उत्तर चैट सेक्शन में देने की कोशिश करनी है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, आबशार क्या होता है? और इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी कोई खाली नहीं होता। तो उसके बाद सालिम अली की मौत का कारण कौन सी बीमारी थी? सालिम अली की आंखों पर क्या चढ़ा रहता था? सालिम अली किसके वॉचर थे? सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे? सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे? सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या है? तो एक बार पुनः मैं इन प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं। सालिम अली कौन से विज्ञानी थे? आबशार क्या होता है? कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी कोई खाली नहीं होता। सालिम अली की मौत का कारण कौन सी बीमारी थी? सालिम अली की आंखों पर क्या चढ़ा रहता है? सालिम अली किसके वाचर थे? सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? और सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे? सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले? और सालिम अली की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो फटाफट आप इसके उत्तर देने का प्रयास करें, जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपको पता हैं, और इसके बाद हम आपको इसके उत्तर बताएंगे अभी। तो आपने बड़े ध्यान से इस पाठ को समझने का प्रयास किया है, आपने इसको समझा है, और बड़े प्रश्नों को भी आपने देख लिया है जो पाठ आधारित प्रश्न है। तो आशा है आपको ये प्रश्नों के उत्तर पता होंगे। तो चलिए अब हम आपके सामने इन प्रश्नों के उत्तर रख रहे हैं। तो सालिम अली कौन थे? वो एक पक्षी विज्ञानी थे। आबशार कहा जाता है झरने को। कृष्ण की बांसुरी जादू से कभी कोई खाली नहीं होता। कौन सा? वृंदावन खाली नहीं होता। और मौत का कारण क्या था? कैंसर। और सालिम अली की आंखों पर क्या चढ़ा रहता था? दूरबीन। बर्ड वाचर थे। किसके वाचर थे? वो बर्ड वाचर थे। और सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना। सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे? तो वो साइलेंट वैली को किससे बचाना चाहते थे?
रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे। और सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले? चौधरी चरण सिंह से मिले थे। और सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या है? फॉल ऑफ दी स्पैरो, ये उनकी आत्मकथा का नाम है। इसके पश्चात जो अगले एमसीक्यू प्रश्न हैं उनको भी एक बार देखिए। लेखक को अंग्रेजी के किस साहित्यकार की याद आई? आपने उस अंग्रेजी साहित्यकार का नाम लिखना है। डीएच लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था? ये आपने लिखना है, ये बताना है। और जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली क्या बने रहेंगे? ये आपने बताना है कि जटिल प्राणियों के लिए वो क्या बने रहेंगे। सालिम अली ने बचपन में गोरैया को किससे घायल किया था? ये आपने बताना है कि कौन सा हथियार था जिससे उन्होंने गोरैया को घायल किया। और सालिम अली कैसी जिंदगी के प्रतिरूप थे? ये आप बताएंगे कि कैसी जिंदगी के वो प्रतिरूप थे, मॉडल थे। और फ्रीडा के अनुसार उनके पति के बारे में उनसे भी बेहतर कौन जानता है? जो फ्रीडा कहती हैं कि वो जो है वो मेरे पति के बारे में उनसे बेहतर जानती है, तो वो आपने बताना है। सालिम अली की मृत्यु और जन्म, ये दोनों तिथियां आपने बतानी है कि जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। और शती का क्या अर्थ है, वादी का क्या अर्थ है, ये आपने लिखना है। और उसके पश्चात अगला प्रश्न है, मुझे नहीं लगता ऐसे सोए हुए को कोई जगाना चाहेगा। किसकी बात यहाँ पे हो रही है वो आपने बताना है। लेखक ने कैसे ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम है? ये ऐसा क्यों कहा? तो सालिम की काया कैसी थी ये आपने बताना है कि उनका शरीर कैसा था। ये हमने आपको चर्चा के दौरान बताया था कि ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपने ये पाठ जो है वो कितने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। ये 15-20 जो प्रश्न हमने आपके सामने रखे हैं, तो आशा है कि आपको परीक्षा में भी इन्हीं प्रश्नों में से सामग्री पूछी जाएगी। तो बड़े ध्यान से आपने इनके उत्तर देने हैं। जो विद्यार्थी सही उत्तर दे पा रहे हैं और जो नहीं दे पा रहे, तो जब इनके उत्तर आपके सामने आते हैं तो आप उनको नोट अवश्य कर लें ताकि आप उसकी समय रहते पुनरावृत्ति कर सकें। तो चलिए इसकी आंसर की आपके सामने रख रहे हैं। तो लेखक को के अंग्रेजी के किस साहित्यकार की याद आई? तो वो साहित्यकार था डीएच लॉरेंस। और डीएच लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था? फ्रीडा। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली क्या बने रहेंगे? वो पहेली बने रहेंगे। सालिम अली ने बचपन में गोरैया को किससे घायल किया? एयरगन से। सालिम अली कैसी जिंदगी के प्रतिरूप थे? तो वो बड़े सहज और सरल जिंदगी जीने वाले, आम और सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। फ्रीडा के अनुसार उनके पति के बारे में उनसे भी बेहतर कौन जानता है? तो छत पर बैठी गोरैया, ये उन्होंने कहा था कि छत पर बैठी जो गोरैया है वो मुझसे बेहतर जानती है मेरे पति के बारे में। और सालिम अली की जो जन्म और मृत्यु की बात है, तो उनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 और मृत्यु हुई थी 20 जून 1987 को। तो उसके पश्चात एक शती जो है वो 100 वर्षों की बात है, उसको शती कहा जाता है। और वादी घाटी को कहा जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसे सोए हुए को कोई जगाना चाहेगा। तो किसके बारे में बात हो रही है? सालिम अली के बारे में बात हो रही है। लेखक ने कैसे ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम है? कैसा ऊबड़ खाबड़ जमीन? यानी कि वो जमीन है एहसासों की, फीलिंग की। और सालिम अली की काया कैसी थी? सालिम अली की काया कमजोर थी। तो आशा है आज की कक्षा में आपने भरपूर जानकारी प्राप्त की होगी। आज के पाठ की सांवले सपनों की याद, जिसे हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है, तो आप इसको 1-2 बार देखिए, समझिए। और अगर आपकी कोई जिज्ञासा रह जाती है तो आप इसके बारे में अपने विषय अध्यापक से बात करें। तो इसी के साथ आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं कल अगली कक्षा में सही 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।